वेलकम स्टूडेंट्स ऑन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम भौतिक विज्ञान फिजिक्स में हम फोर्थ लेक्चर की बात करेंगे। अब धीरे धीरे वीडियो की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि स्टार्ट में आप लोगों के लिए भी थोड़ा नया कॉन्सेप्ट रहता है और सिखाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बच्चे को एक साथ फिजिक्स में स्टार्ट करके एक साथ बुस्टअप नहीं किया जाता। धीरे धीरे वीडियो की लेंथ इंक्रीज होने लगेगी, आपको मजा आने लगेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमने लास्ट क्लास में कूलाम का नियम पढ़ा था। कूलाम के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और मैंने कहा था बेटा बल तो सदिश राशि है, तो निरूपण भी कैसा करना पड़ेगा? सदिश, मतलब आपको दिशा के साथ इसको लिखना पड़ेगा। तो आज हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ेंगे। सदिश निरूपण करने के बाद हम इस वीडियो के अंदर ही बहुल आवेशों के मध्य बल अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे और बल से रिलेटेड, बल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप के। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। देखिए, कूलाम का नियम तो आपको अच्छे से पता है, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हमने लिखा था F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन हमने दिशा की बात नहीं करी थी। आज हम दिशा के साथ इसको लिखेंगे। तो मैंने कहा ये आपका पहला आवेश है Q1, ये दूसरा आवेश है Q2 और इनकी स्थिति सदिश मैं ले लेता हूं। पहले का स्थिति सदिश R1 है, दूसरे का स्थिति सदिश R2 है। यहां से दो वेक्टर बन गए, एक बना R1 से 2 की तरफ, एक बना 2 से 1 की तरफ R21। बल भी आपके दो बन गए। ये Q1 इस Q2 को प्रतिकर्षित करेगा, तो एक बल इस तरफ बना F12। ये बल किस पर है? Q2 पर। किसके कारण? Q1 के कारण। Q2 पर बल Q1 के कारण। F12 का मतलब पहले ने दूसरे पर कितना बल लगाया। ऐसे ही Q2 Q1 को प्रतिकर्षित करेगा, इसको मैं नाम दे देता हूं F21, मतलब दूसरे ने पहले पर कितना बल लगाया? F। हमने दिशा के साथ निरूपित कर दिया। ये बात हमें पहले से पता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर दोनों प्लस प्लस के हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। देखिए लिखना कैसे है, तो वो आप बात ध्यान देने वाली है। सबसे पहले Q1 पर Q2 के कारण बल निकालते हैं। Q1 पर Q2 के कारण बल, इस बल को हमने नाम दिया F21 का। फॉर्मूला वही है कि Q1 Q2। अच्छा, क्या लेंगे? दूरी को R21 का स्क्वायर और दिशा R21 के अनुदिश है। दिशा को एकांक सदिश से लिखते हैं। एकांक सदिश का मतलब सबको पता है, सदिश अपॉन परिमाण। तो नीचे एक और परिमाण आएगा तो नीचे क्यूब बन जाएगा। तो F21 बराबर आपका बना K Q1 Q2 अपॉन R21 का होल क्यूब और R21 सदिश। R21 मतलब 2 से 1 की तरफ जिधर एरो होता है, तीर का निशान है, वो अंतिम स्थिति है और ये वाली प्रारंभिक। तो हम अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक मतलब R1 माइनस R2 लिखेंगे। तो R21 को हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 K Q1 Q2 R1 माइनस R2 अपॉन R21 R1 माइनस R2 का मापांक का क्यूब। ये आपका F21 है, मतलब Q1 पर बल Q2 के कारण। इसी प्रकार अगर मैं Q2 पर बल निकालूं, इसी प्रकार Q2 पर Q1 के कारण बल निकालते हैं।
तो अब की बार इस पर बल निकालूं, क्या नाम दे दूं इसको, F12, पहले ने दूसरे पर बल लगाया F12, फॉर्मूला वही K Q1 Q2, अब की बार R12 का क्यूब आ जाएगा नीचे, ऊपर R12 सदिश आ जाएगा। R12 का मतलब आप समझ गए, मैं 1 से 2 की तरफ जा रहा हूं, जिधर तीर है वो अंतिम है, जिधर पूंछ है वो प्रारंभिक है, तो हम लिखेंगे R2 माइनस R1। तो F12 इक्वल्स टू K Q1 Q2 R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब। ये आपका सदिश निरूपण है। अगर आप दोनों चीजों को देखें तो आप देखिए दोनों में K Q1 Q2 सेम है, और दूरी चाहे 1 से 2 की तरफ जाऊं चाहे 2 से 1, मोड का मतलब दूरी तो बराबर रहेगी, चाहे 1 से 2 की तरफ जाऊं चाहे 2 से 1 की तरफ, दूरी अदिश राशि है। लेकिन R1 माइनस R2 माइनस R1 भी सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। तो F21 माइनस F12 मतलब जितना बल दूसरा पहले पर लगाएगा उतना ही बल पहला दूसरे पर लगाएगा, बस दिशा क्या होगी, विपरीत। दोनों का परिमाण समान होगा, दिशा विपरीत। इसको हम सिंपल करके भी समझ सकते हैं। देखिए ये आपका एक आवेश है Q1 O पर रखा हुआ है, एक आवेश है Q2 मान लेते हैं R पर रखा हुआ है। आपको Q2 पर बल निकालना है, उसको F बोल दिया। तो Q2 पर Q1 के कारण बल निकालना है, R माइनस 0, दूरी तो R है। तो F की बात करूं तो कैसे लिखेंगे, सदिश रूप में K Q1 Q2 अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक। कैसे पता पड़ा अंतिम है, जिधर तीर का निशान है मैंने बताया वो अंतिम है, और जिधर पूंछ है वो प्रारंभिक है। अब सर ये तीर कैसे बनाए, तो बेटा पता है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर R माइनस 0, दूरी तो R क्यूब, और ये आपका R सदिश, ये आपका बल आ गया Q2 पर। इसी प्रकार Q1 पर Q2 के कारण बल निकालना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम निकाल सकते हैं Q1 पर। तो इसको मैं F डैश बोल देता हूँ। दिशा इधर क्यों बनाई सर, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। F डैश लिखते हैं कि Q1 Q2, अच्छा दूरी तो सेम रहेगी R क्यूब, लेकिन अब की बार अंतिम माइनस प्रारंभिक, 0 माइनस R, तो माइनस का R। आप देखिए दोनों सदिश की बात करूं तो दोनों सदिशों का परिमाण तो बराबर है, दिशा विपरीत है, मतलब जितना बल पहला दूसरे पर लगाएगा उतना ही बल दूसरा पहले पर लगाएगा। F डैश इक्वल टू माइनस का F। तो दोनों आवेशों पर बल समान लगेगा, दिशा कैसी होगी, विपरीत। मतलब ये न्यूटन के तीसरे नियम की पालना करता है। चलो एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझ भी जाएंगे किस तरह आपको लिखना है। ये मैंने 3 माइक्रोकुलाम आवेश लिया, ये मैंने 2 माइक्रोकुलाम आवेश लिया, इसको ले लिया 0 0 0 पर, इसको ले लिया मैंने 2, 3, 6 पर। मैंने कहा इस पर बल निकालिए, 2 माइक्रोकुलाम पर आपको बल निकालना है। तो ये प्लस वाला इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, तो आप एरो समझ लीजिए, इधर एरो है इधर पूंछ है, तो वेक्टर लिखोगे अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो सदिश आ गया 2 माइनस 0 I कैप, 3 माइनस 0 J कैप, 6 माइनस 0 K कैप। यहाँ से R का मान आ गया 2I, 3J और 6K। यहाँ से इसका परिमाण अंडर रूट 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर, मतलब 7 मीटर आपका परिमाण आ गया। बल लिखना है तो सदिश रूप में लिखने का वही तरीका, K Q1 Q2 R क्यूब और R सदिश अभी बता दिया आपको, मान रखने हैं आपको। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको सब सिखा रखा है। K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 3 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस 6, Q2 आपका 2 माइक्रो, 2 गुणा 10 की घात माइनस 6, दूरी 7 का क्यूब, और
वेक्टर बोलो 2i 3j एंड 6k। इसको सॉल्व करके सदिश रूप में आपने आंसर को लिख दिया। तो मेरे हिसाब से सदिश रूप में लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हम सदिश को जब लिखेंगे तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति लिखेंगे। अंतिम कौन होगा जिधर तीर का निशान है, और प्रारंभिक कौन होगा जिधर पूंछ है। ठीक है, अब बात करते हैं बहुल आवेशों के मध्य बल। बहुल आवेशों के मध्य बल। बहुल आवेशों के मध्य बल। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। ये लो, बहुत सारे आवेशों के मध्य बल निकालना है, इसके लिए आप अध्यारोपण का सिद्धांत काम लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये आपका पहला आवेश है Q1, ये दूसरा आवेश है Q2, ये तीसरा आवेश है Q3 सो ऑन, और ये nवा आवेश है Qn। आपको इस आवेश पर कुल बल निकालना है। तो पहली चीज तो आप ध्यान रखिए, हर आवेश एक दूसरे पर बल लगाएगा। ये Q1 Q को प्रतिकर्षित करेगा F1, Q2 ने Q को प्रतिकर्षित किया F2, Q3 ने Q को प्रतिकर्षित किया F3, सो ऑन Qn ने Q को प्रतिकर्षित किया F। कुल बल कितना लगेगा, तो कुल बल इन सारे बलों का सदिश योग लगेगा। तो Q पर अगर कुल बल निकालना है, तो Q पर कुल बल की बात करूं तो कुल बल कितना आ जाएगा, तो कुल बल आ जाएगा भैया F बराबर F1 F2 प्लस सो ऑन F। चलो मान रखते जाओ, F1 की बात करूं इन दोनों के बीच में। चलो इसका स्थिति सदिश मैं R1 ले लेता हूं, इसका R2 ले लेता हूं, इसका R3 ले लेता हूं, इसका Rn ले लेता हूं, और इसका स्थिति सदिश मैं बोल देता हूं R। अब बता दीजिए F1 अभी मैंने लिखना बता दिया, जिधर तीर है वो अंतिम है, जिधर पूंछ है वो प्रारंभिक है। तो लिखिए F1, पहले तो F बराबर F1 का मान बोलो, F1 का मान KQQ1। चलो R माइनस R1 क्यों लिखा, अंतिम माइनस प्रारंभ। R माइनस R1 का होल क्यूब, R माइनस R1 सदिश। फिर F2 लिखिए KQQ2 R माइनस R2 का होल क्यूब, R माइनस R2 सदिश प्लस सो ऑन प्लस Fn बोलिए इन दोनों के बीच में KQQn R माइनस Rn का होल क्यूब आ जाएगा नीचे, ऊपर R माइनस Rn। ये आपका कुल बल आ गया। अब ये सदिश योग कैसे करते हैं, तो सदिश योग के लिए कोई नया नियम नहीं है, वही नियम है जो आपने 11वीं क्लास 11th क्लास के अंदर सदिशों के योग के नियम पढ़े थे। समांतर चतुर्भुज का नियम, या फिर आपने घटक बांटना, वियोजित करना, जिस भी तरीके से आप सदिश का योग कर सकते हैं, सेम वैसे ही आपको करना है। तो देखिए फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये आपका सदिश P है, ये आपका सदिश Q है, और इनका जो परिणामी आएगा वो परिणामी आपका R है। मान लेते हैं अल्फा एंगल पर है और कुल कोण का थीटा। तो परिणामी का मान आपको मिलता है अंडर रूट P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ कॉस थीटा। और अगर मैं दिशा की बात करूं तो tan अल्फा बराबर Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। पहली बार नहीं देखा है, 11वीं क्लास में हमने ये सब किया है। तो अगर आपको समांतर चतुर्भुज के नियम आता है तो आप उससे निकाल लीजिए, और इसके लिए मैंने आपको 11th क्लास में डायरेक्ट भी आपको ट्रिक बताई है कि अगर दोनों बराबर हों तो क्या होगा। तो आप देखिए एक बार के लिए, हाँ जी,
अगर दोनों सदिश मान लेते हैं बराबर आपको दे दिए जाएं, यह आपका पहला सदिश a और दूसरा सदिश भी a, मतलब p का मान भी a के बराबर, q का मान भी a के बराबर, दोनों सदिश मान लेते हैं बराबर परिमाण के। क्यों बता रहा हूं ये? ताकि डायरेक्ट आप क्वेश्चन के आंसर देना सीख सकें। ठीक है, हमने 11th में किया भी है तो ज्यादा दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। ये इनका परिणामी बीचों बीच आएगा θ/2 कोण। तो एक बात तो क्लियर है सर, जब भी दो सदिश बराबर हों तो परिणामी हमेशा उनके बीचों बीच आता है। चलो कितना आएगा उसको देख लेते हैं। तो बेटा परिणामी का मान आएगा 2a cos θ/2। कितना आएगा? 2a cos θ/2। इसके लिए टेबल ध्यान रखिए, यह आपका p, यह आपका q, यह आपका कोण, यह आपका परिणामी और ये परिणामी की दिशा। ये भी a, ये भी a 0 डिग्री पर है तो बेटा cos 0 1 2a आ जाएगा और उसी कोण पर आ जाएगा। a 180 डिग्री पर है तो cos 180/2 90, तो r बराबर cos 90 0 और 0 सदिश की कोई भी दिशा नहीं होती। a 60 डिग्री पर है तो बोलिए बेटा cos 60/2 cos 30 का मतलब √3/2, 2 से 2 गया। ये सब आपको 11वीं क्लास में लिखवा रखा है। और बीचों बीच कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर। a और 90 डिग्री पर है तो 90/2 45, cos 45 का मान 1/√2, तो आपका √2a बच गया। और कोई जरूरत नहीं है आप ये सब याद रखो, अगर आपको इस मेथड से भी आता है तो कर सकते हो। सदिश के घटक बांटकर और वियोजन आता है तो उससे भी आप कर सकते हो। चलो √2a, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दिशा की तो बिल्कुल हाफ कर दीजिए 45 डिग्री। और अगर a 120 डिग्री, मतलब अगर दोनों सदिश बराबर हैं और कोण 120 डिग्री है तो cos 120/2 cos 60, cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, a आ गया और कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा ये एक सदिश है 10 न्यूटन, ये दूसरा सदिश है 10 न्यूटन, 120 डिग्री का कोण है। आपको परिणामी का मान बताना है कि इनका परिणामी कितना आएगा। तो बेटा 120 डिग्री है तो आपको सोचना नहीं है, दोनों सदिश बराबर है 120 डिग्री पर, तो परिणामी का मान आएगा सर 10 न्यूटन ही आएगा। और कितने डिग्री पर आएगा तो हम बता सकते हैं बीचों बीच 60 डिग्री। सेम ऐसे ही ये पहला सदिश 10, ये दूसरा सदिश 10, आपको परिणामी का मान निकालना है तो परिणामी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री है इनके बीच में, तो परिणामी निकालना है तो 90 डिग्री के केस में √2a, तो r का मान आएगा 10√2 और कितने डिग्री पर आएगा? तो 45 डिग्री पर। कोई दिक्कत इस बात के अंदर? इसी प्रकार हम सदिश योग करके और कूलाम के नियम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अब कैसे करते हैं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। तो हम वापिस कूलाम के नियम के सदिश निरूपण के क्वेश्चंस पे बात करते हैं। यह आपका 3 माइक्रोकूलाम आवेश है, यह आपका -3 माइक्रोकूलाम आवेश है। बीच की दूरी आपको 20 सेंटीमीटर दे दी। इनके मध्य बिंदु पर आपने O बिंदु पर, मध्य बिंदु पर आपने 10 माइक्रोकूलाम आवेश रख दिया या 2 माइक्रोकूलाम आवेश रख दिया। कहाँ रखा? मध्य बिंदु पर। मध्य बिंदु का मतलब आप समझिए ये दूरी भी 10 सेंटीमीटर है और ये दूरी भी 10 सेंटीमीटर। आपको 2 माइक्रोकूलाम आवेश पर बल निकालना है। तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए सर कि बहुल आवेशों का क्वेश्चन है। इस 2 माइक्रोकूलाम पर 3 माइक्रोकूलाम वाला भी बल लगाएगा, -3 माइक्रोकूलाम वाला भी बल लगाएगा। दिशा पहले आपको बनानी आनी चाहिए सर। प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये लो भैया ये F1 बन गया। वहीं पर अब बात करते हैं ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये F2 बन गया। आप देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की दिशा समान है,
तो समान है तो हम लिख सकते हैं कि कुल बल आपका बनेगा F1 प्लस F2। अब जुड़े क्यों सर? ये समांतर चतुर्भुज का नियम ही है, अगर दो सदिश समान दिशा में हो तो जुड़ जाते हैं, विपरीत दिशा में हो तो घट जाते हैं। यहाँ पर दोनों सदिश काय में हैं, समान दिशा में, तो समान दिशा में है तो जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद आपका परिणामी F1 इन दोनों के बीच में के 3 माइक्रोकुलाम 2 माइक्रोकुलाम, दूरी बोलो भैया 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 का स्क्वायर प्लस इनके बीच में भी के। सर अब की बार आपको माइनस नहीं लगाना है बेटा, बल सदिश राशि है, माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ दिशा बनाने के लिए था। जरा सोचो ये माइनस नहीं होता तो मैं इधर बनाते ही क्यों एरो? तो बेटा यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, सिर्फ परिमाण लिखना है। प्लस माइनस का मतलब केवल और केवल दिशा के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर के 3 माइक्रोकुलाम 2 माइक्रोकुलाम और अपोन में दूरी बोलो भैया वही 10 सेंटीमीटर, मध्य बिंदु था भैया ये, तो मध्य बिंदु था तो 10 सेंटीमीटर 0.1 का स्क्वायर। यहाँ पर दोनों बराबर हैं तो 1 और 1 2, 2 के 3 माइक्रोकुलाम 2 माइक्रोकुलाम 0.1 का स्क्वायर 0.01। मान रख दीजिए के का मान आपको पता है 9 गुणा 10 की घात 9, 3 इंटू 2 6 और ये 10 की घात -12 हो गया और यहाँ पर 0.01 है, ये ऊपर जाकर 100 हो गया। ये आपका F बराबर 9 इंटू 2 18 इंटू 6 108 और ये 10 की पावर -1, तो बल का मान आ गया 10.8 न्यूटन। तो मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। ये बहुल आवेशों की क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक से ज्यादा आवेशों पर बल निकालना है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं अब की बार। ये आपको एक आवेश दिया Q, ये दूसरा आवेश दिया Q, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी आपको R दी गई। आपको बोला जाए कि तीसरे आवेश Q को इनको मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें ताकि ये पूरा निकाय साम्य अवस्था में रहे। तो क्वेश्चन क्या है, तीसरे आवेश Q को इनको मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए ताकि निकाय साम्य अवस्था में रहे। अच्छा ध्यान रखना भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम विद्युत साम्य अवस्था हमेशा अस्थायी होती है। कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए कि ये कैसी साम्य अवस्था है तो आप हमेशा बोलोगे अस्थायी साम्य अवस्था है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हमेशा ही अनस्टेबल होता है। ठीक है, साथ में इसी में ये ए पार्ट था, बी पार्ट बोल दिया साम्य अवस्था में इस Q का मान होना कितना चाहिए। ये दो पार्ट आपको करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये आपका Q है, और तीसरे आवेश को मैंने रख दिया यहां पर। मान लेते हैं यहां से x दूरी पर रखा तो टोटल दूरी r थी, तो ये r माइनस x। बल बना लीजिए। बल बनाऊंगा तो आप देखिए एक बल तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा F1, दूसरा बल ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा F2। यहाँ पर इस Q पर बल की बात करूं तो एक बल तो इस Q ने Q पर लगाया F1, एक बल इस Q ने Q पर लगाया F2। दोनों बल विपरीत दिशा में है तो घटेंगे या जुड़ेंगे, तो आपको पता है सर दोनों बल विपरीत दिशा में है तो घटेंगे। तो यहाँ पर Q पर कुल बल
Q पर कुल बल आपको मिलेगा F1 माइनस F2। ठीक है जी, F1 इन दोनों के बीच में, तो KQQ अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस F2 की बात करूं तो KQQ R माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, आगे आप देखिए निकाय कायम में है, साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था का मतलब कुल बल का मान 0 है। यह आपने कुल बल को 0 किया तो KQQ एक्स स्क्वायर बराबर KQQ R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, यहां से R माइनस एक्स बराबर एक्स आ गया, 2x बराबर r आ गया और x का मान आ गया r/2। तो कुल मिला के आपको कहाँ रखना पड़ेगा, r/2। ये भी r/2, ये भी r/2, मतलब मध्य बिंदु पर रखना पड़ेगा। चलो दूसरा भाग है, अब की बार आपको q का मान भी निकालना है। तो अब की बार आप देखिए, ये आपका q, ये आपका q। चलो आपने Q को कहाँ रखा, तो Q को मैंने रखा r/2 पर, तो ये दूरी भी r/2। सर अगर मान निकालना है, देखो बेटा जब स्थिति निकालनी थी तो मैंने Q पर बल निकाला, जिसको रखा उस पर बल निकाला, और अगर इसका मान निकालना है तो इसको छोड़कर बाकी किसी पर भी बल निकाल दो। ये बात मैंने गुरुत्वाकर्षण के टाइम पर भी आपको बताई। तो इसको छोड़कर इस पर बल निकालते हैं। इस पर बल निकालूंगा तो बताओ, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा F1 बल, और वहीं पर ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा F2। तो Q पर कुल बल कितना आया, Q पर कुल बल आपको मिला F बराबर F1 प्लस F2, और इसको हम 0 कर देते हैं। F1 इन दोनों के बीच में KQQ R/2 का स्क्वायर मतलब R²/4, और F2 किस किस के बीच में है, कैपिटल Q KQ स्क्वायर, और ये दूरी R² बराबर मैंने 0 कर दिया। 0 करने के बाद आप देखिए यहाँ से ये उधर चला जाएगा, तो उधर जाने के बाद आपका मिलेगा आपको 4KQQ R² बराबर माइनस KQ² अपॉन R²। K से K गया, एक Q से एक Q गया, R² से R², Q की वैल्यू आ गई माइनस का Q/4। तो कुल मिला के इस आवेश का मान आपको कितना मिला, माइनस का Q/4। देख लीजिए आप एक बार, मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको, क्वेश्चन क्या था, दो आवेश हैं, दोनों समान परिमाण के हैं Q और Q। इनको मिलाने वाली रेखा की किस बिंदु पर मैं स्मॉल q को रखूं ताकि निकाय साम्य अवस्था में रहे। साम्य अवस्था का मतलब इनमें से प्रत्येक आवेश पर कुल बल हमेशा 0 आना चाहिए। चलिए सर, साथ में स्थायी साम्य अवस्था या अस्थायी साम्य अवस्था में आप q का मान आपको बताना है। सबसे पहले जब अगर आपको स्थिति निकालनी है तो आपने q को रख दिया x दूरी पर, तो उधर से दूरी हो गई r माइनस एक्स। अब की बार बल निकालेंगे हम Q पर, तो बोलो ये वाला आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित F1 से, और ये वाला Q इसको प्रतिकर्षित करेगा बाई F2 से। दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों सजातीय आवेश हैं। ये प्लस Q इस प्लस Q को प्रतिकर्षित करेगा F1 से, ये प्लस Q इस प्लस Q को प्रतिकर्षित करेगा F2 से। यहाँ पर दोनों बल विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है तो घट जाएंगे, और घटकर हमें कितना करना है, 0 सोल्व करेंगे। यहाँ से दूरी का मान आ गया r/2, मतलब आपको इस तीसरे आवेश को कहाँ रखना पड़ेगा, मध्य बिंदु पर रखना पड़ेगा। चलो अब साथ में आपको स्मॉल q का मान बताना है, तो ये q और q r/2 दूरी पर तो हम निकाल चुके हैं, r/2 पर रख दिया, उधर से भी दूरी r/2। जब भी आवेश का मान निकालना है तो इस पर बल मत निकालना, इसको छोड़कर बाकी किसी पर भी निकाल दो। तो मैंने इस पर निकाला, तो ये Q इस Q को प्रतिकर्षित करा F1 से, और ये Q इस Q को प्रतिकर्षित करा F2 से। कुल बल कितना लगा, तो दोनों समान दिशा में है, जुड़ गए। जुड़कर हमने 0 कर दिया, क्योंकि साम्य अवस्था की बात हो रही है। 0 करके हमने यहाँ से स्मॉल q का मान भी निकाल दिया।
एक और इसी पैटर्न का क्वेश्चन लेते हैं। एक आवेश आपको Q दे दिया, एक आवेश आपको 4Q दे दिया और आपको इनके बीच की दूरी दे दी R और आपको बोला गया, इनकी बीच की दूरी आपको दे दी भैया R और आपको बोला गया इनको मिलाने वाली रेखा पर एक Q को कहाँ रखूं ताकि निकाय साम्य अवस्था में, इस x का मान कितना लेऊं ताकि निकाय काय में हो, साम्य अवस्था में रहे। तो निकाय आपका साम्य अवस्था में आना चाहिए, इसके लिए इस x का मान कितना होना चाहिए। तो पहले पार्ट में आपको x का मान बताना है ताकि निकाय साम्य अवस्था में रहे। मतलब क्वेश्चन तो समझ में आ गया। इस कैपिटल Q को इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखूं कि निकाय आपका साम्य अवस्था में रहे। साथ में आपको इस Q का मान भी बताना है ताकि निकाय साम्य अवस्था में रहे। और साम्य अवस्था में आपको Q का मान भी बताना है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में यह आपका Q है, ये आपका Q है और इनके बीच की दूरी 4Q है, इनकी बीच की दूरी R है। चलो हमने इस Q को रख दिया x दूरी पर, तो यहाँ से दूरी हो गई R माइनस एक्स। बल की बात करूँ तो बल, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल, बोलो F1 और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा बाई F2। बोलो कोई दिक्कत इस बात में? सर ये प्लस का Q इस प्लस Q को प्रतिकर्षित करेगा F1 से और ये प्लस का 4Q इस Q को प्रतिकर्षित करेगा F2 से। यहाँ पर दोनों बल विपरीत दिशा में है, तो Q पर कुल बल कितना लगा वो देखिए। तो Q पर कुल बल कितना लगा, F1 माइनस F2 और उसको हम जीरो कर देंगे। जीरो किया तो यहाँ से F1 बराबर F2 कर दीजिए। F1 इन दोनों के बीच में KQ x स्क्वायर, F2 इन दोनों के बीच में K4Q R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, K से Q कैंसिल आउट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो R माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 4 मिला। तो R माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर 2 मिला। यहाँ से 3x बराबर R आ गया और x बराबर R बाई 3। मतलब आपको R बाई 3 दूरी पर रखना पड़ेगा। इधर से R बाई 3 तो उधर से 2R बाई 3। मतलब आपको कैपिटल Q को कहाँ रखना है, तो सर इस स्मॉल q से R बाई 3 दूरी पर रख दो, चाहे 4 स्मॉल q से 2R बाई 3 दूरी पर रख दो। यहाँ पर रखने पर इस पर कुल बल जीरो रहेगा, निकाय साम्य अवस्था में रहेगा। अच्छा बी पार्ट, इस Q का मान कितना होना चाहिए, तो बी पार्ट Q का मान निकालना है। तो अब की बार आप डायग्राम दोबारा बनाइए। यह आपका Q, यह आपका 4Q। सर अब की बार हमें दूरी तो पता पड़ गई, R बाई 3 पर रखा है, ये दूरी 2R बाई 3। सर अगर मान निकालना है तो मैंने कहा इस पर बल नहीं निकालना, इसको छोड़कर बाकी किसी पर भी बल निकाल दो। तो मैं इसको छोड़कर बाकी किसी पर भी बल निकाल देता हूँ। तो मैंने इस पर बल निकाला, तो ये प्लस वाला इस प्लस वाले को प्रतिकर्षित करा, ये प्लस वाला इस प्लस वाले को प्रतिकर्षित करा। तो यहाँ पर कुल बल आपको मिला, कुल बल Q पर कितना मिला, तो F बराबर F1 प्लस F2, इसको जीरो कर दो। F1 इन दोनों के बीच में KQ R बाई 3 का स्क्वायर, मतलब 9R स्क्वायर। F2 इन दोनों के बीच में 4KQ इंटू Q स्क्वायर। दूरी बोलो भैया, ये पूरी मिलाकर R हो गई। इन दोनों के बीच में बल देख रहे हैं तो ये दूरी R हो गई। सर बराबर जीरो करा, यहाँ से 9KQ R स्क्वायर बराबर माइनस का 4KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये K से K गया, एक Q से एक Q गया, आपको R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, Q का मान आ गया माइनस का 4/9Q। तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
सर इस Q का मान कितना आया, तो -4/9। ये क्वेश्चन आपका जेई में आया हुआ है और सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी पहले आपको समझाया था। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का आपको मिलेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए। और बोर्ड में भी अगर आपको नंबर लेके आने, चाहे जेई में लेके आने, दोनों में आपको सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन आपको अटेंड करने। चलो मल्टीपल चार्ज का ही एक और क्वेश्चन हम उठाते हैं। मैंने कहा इस तरह की क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आपको ये समबाहु त्रिभुज दे दिया, भुजा दे दी एल, ए बी और सी। आपको बोल दिया यहाँ रखा हुआ है क्यू आवेश, यहाँ रखा हुआ है क्यू आवेश, यहाँ रखा हुआ है -q आवेश। आपको सी पर रखे -q आवेश पर बल ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो आप देखिए कौन कौन से बल उस पर लगेंगे। तो ये वाला +q इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये आपका F1 बल हो गया। ऐसे ही ये वाला q इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये आपका F2 बल हो गया। तो F1 F2 के बीच का कोण कितना है, ये आप समझ के 60 डिग्री है। कैसे पता पड़ा, समबाहु त्रिभुज है तो पहले F1 F2 का मान लिख दीजिए। तो F1 लग रहा है इन दोनों के बीच में, तो K Q इंटू क्यू माइनस नहीं लगाना है, अपॉन L स्क्वायर। F2 का मान बोलिए K Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, ये आपने F1 को लिख दिया और F2 वेक्टर को लिख दिया। आप देखिए दोनों का परिमाण बिल्कुल समान है और कोण कितना है, तो दोनों का परिमाण तो बराबर है और कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बता दिया था मैंने, अगर दो सदिश समान परिमाण हैं 60 डिग्री पर हैं तो परिणामी मिलता है √3a और बीचों बीच मिलता है। तो यहाँ पर आपको परिणामी बीचों बीच मिलेगा, ये आपको F मिला और कितना मिलेगा, तो आप समझिए √3 गुणा कर दो किसी भी सदिश का, तो √3 KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। बोलो दिक्कत किसी को लगे नहीं सर मैथ को तो ये बात नहीं पता पड़ती, तो कोई बात नहीं भैया, समांतर चतुर्भुज का नियम लगा दो। F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 और कोण है 60 डिग्री। यहाँ पर F2 की जगह आप F1 रख सकते हो, दोनों बराबर हैं तो मैंने बराबर रखा। तो F बराबर आपको मिला F1 स्क्वायर 2F1 स्क्वायर cos 60 का मान 1/2। सर ये आपको मिल गया √3 F1 का मान K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो आंसर तो हर केस में सेम आएगा। किसी को लगता हो कि सर मैं तो सदिश योग से, जैसे आपने 11th में बताया था, कंपोनेंट डिवाइड करके करना चाहता हूँ तो कंपोनेंट डिवीजन से भी कर सकते हो। ये कोण 60 डिग्री है तो ये कोण भी बेटा 60 डिग्री हुआ, तो ये आपके कंपोनेंट बने F1 cos 60 और ये कंपोनेंट F1 sin 60। ऐसे इसका भी ये घटक F2 cos 60, कारण सर ये 60 है तो ये भी आपका 60 ही होगा। ऐसे ये वाला घटक बोलो भैया F2 sin 60। आप देखो F1 F2 का परिमाण समान है तो F1 cos 60 F2 cos 60 तो कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का परिमाण समान है। तो F1 cos 60 F2 cos 60, F1 cos 60 F2 cos 60 परिमाण में समान, दिशा में विपरीत एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो परिणामी जो बचेगा वो आपका लंब समद्वि भाजक की ओर बनेगा। और कितना बनेगा? तो F1 sin 60 प्लस F2 sin 60 डिग्री। यहाँ से F1 F2 बराबर हैं तो मैंने लिख दिया 2F1 sin 60 डिग्री 2F1 का मान KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर और sin 60 का मान हुआ √3/2। 2 से 2 गया, आंसर अभी भी वही मिलेगा √3 KQ स्क्वायर अपॉन L।
तो मेरा कहने का मतलब ये, चाहे कोई भी मेथड काम में लो, आप अपने कॉन्सेप्ट से सदिश योग के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन आपको बोल दिया, ये आवेश Q है, इसको दो भागों में विभाजित कर दिया, Q और Q माइनस Q। इन भागों को एक निश्चित दूरी पर, इन भागों को एक निश्चित दूरी पर रख दिया जाता है। Q बाई Q का मान क्या होगा यदि इनके मध्य बल अधिकतम है, यदि इनके मध्य बल अधिकतम है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन करवाता जा रहा हूँ, अगर आप इन क्वेश्चनों को भी अटेंड करते हैं तो आपके पूरे मार्क्स की गारंटी है। इन क्वेश्चनों को भी अटेंड करते हो तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। अगर आप, मैंने आपको सारे पैटर्न के क्वेश्चन करवाता जा रहा हूँ, और बाकी और भी अगर कुछ क्वेश्चन होते हैं तो वो हम डाउट क्लास में लेंगे। ठीक है जी, अब बात करते हैं। मैंने ये Q लिया और ये Q माइनस Q, इनको एक निश्चित दूरी पर रख दिया। इनके मध्य बल कूलाम के नियम से आप बता दीजिए Q माइनस Q आर स्क्वायर। मतलब मैं इस बल को लिख सकता हूँ कि Q माइनस Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। बेटा कोई भी चीज अधिकतम या न्यूनतम के लिए, मैंने 11th क्लास में भी आपको बता रखा है, कोई भी चीज अधिकतम वहां होती है जहां पर उसका अवकलन 0 हो, मैक्सिमा मिनिमम। कोई भी चीज अधिकतम वहां होती है जहां पर उसका अवकलन 0 हो। तो यदि बल F अधिकतम है, यदि बल F अधिकतम है तो हमने इसका अवकलन वो आपका 0 कर दिया। तो K अपॉन आर स्क्वायर तो नियत है, बाहर आ गया। बोलो Q तो नियतांक बाहर, Q का 1, x का 1 होता है भैया, तो Q का Q के सापेक्ष 1, Q स्क्वायर का 2Q बराबर 0। यहाँ से Q माइनस 2Q बराबर 0, Q बराबर 2Q, तो Q अपॉन Q बराबर 2:1। ये आपका Q अपॉन Q का मान नहीं दिया। बोलो कोई दिक्कत इस बात के अंदर? ठीक है जी। अगला पैटर्न, क्वेश्चन रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। अब जब भी सर्कुलर का क्वेश्चन आएगा आप यही मेथड काम में लेंगे जो मैं आपको करवा रहा हूं। मान लेते हैं ये आपको एक माइनस Q दे दिया, आपको बोल दिया इसके चारों ओर प्लस Q जिसका द्रव्यमान m है, वो r त्रिज्या के पथ में माइनस Q के चारों ओर वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाए। माइनस Q के चारों ओर r त्रिज्या के पथ पर ये Q जिसका द्रव्यमान m है वो इस पर चक्कर लगाता जा रहा है। आपको आवर्तकाल T ज्ञात करना है कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगा। तो बेटा एक चीज ज्ञात करो, मैंने 11 से बताता जा रहा हूं कि कोई भी कण वर्ताकार पथ पर कब चक्कर लगा सकता है, वर्ताकार पथ पर कब गति करेगा। वर्ताकार पथ पर तब गति करेगा जब उसको अभिकेंद्रीय बल मिले। तो यहां पर गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल बोलो भैया कितना चाहिए, mv स्क्वायर अपॉन r। कौन सा बल होता है अभिकेंद्रीय, जो केंद्र की ओर लगे। और यहाँ केंद्र की ओर कौन सा बल लग रहा है सर, माइनस Q इस Q को अपनी ओर आकर्षित करेगा। मतलब अभिकेंद्रीय बल विद्युत बल Fe विद्युत बल प्रदान करेगा किसको, Fc सेंट्रीपेटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल को। तो ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना, जब भी वर्ताकार पथ पर गति के क्वेश्चन आए तो बेटा वर्ताकार पथ पर गति तभी संभव है जब कण को क्या मिले, अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है, अभिकेंद्रीय बल यहाँ पर केंद्र की ओर लगने वाला विद्युत बल प्रदान करेगा। कितना लगेगा, तो mv स्क्वायर अपॉन r, और वो किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, इनके बीच में लगने वाला विद्युत बल कितना, K Q इंटू Q, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर
ये एक आर से तो एक आर चला जाएगा और यहां से v स्क्वायर का मान आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एन इंटू आर। के का मान आप लिख दीजिए 1/4πε0। यहां से वेग का मान आ गया √q स्क्वायर 4πε0n। सर अब बात करते हैं आवर्तकाल की। तो आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल का मतलब, तो आवर्तकाल का मतलब एक चक्कर पूरा करने में समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। एक चक्कर पूरा तय करने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? 2πr, और चाल आपने इसकी निकाल ली है भैया, v जो दे नहीं रखी थी पर आपने निकाल ली, तो मान रख दीजिए 2πr, v का मान √q स्क्वायर 4πε0m इंटू आर, t बराबर 2πr √4πε0mr अपॉन q स्क्वायर। यहाँ से बोलो भैया, 2 अंदर गया, 4 इंटू 4 16 हो गया, पाई इंटू पाई स्क्वायर पाई क्यूब हो गया, आर अंदर जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो गया, एम हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, और नीचे आपका क्यू स्क्वायर। सर ये आपको क्या मिल गया? बोलो कोई दिक्कत इस बात में? तो इस तरह हम वर्ताकार पथ के गति वाले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देख लीजिए आप, ठीक है। लास्ट है, तो आज हम कूलॉम के नियम के बलों की सदिश योग के डिफरेंट क्वेश्चंस को हमने ट्राई करा। मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये एक दृढ़ सपोर्ट से दो डोरियों से ये दो गोले हैं, द्रव्यमान प्रत्येक का m है, या द्रव्यमान दे नहीं रखा, घनत्व दे रखा है। घनत्व है सिग्मा, और आवेश दोनों पर बराबर बराबर है, इसका भी q है, इसका भी q है। सर रखे हुए हैं, L लंबाई की डोरी से बंधे हुए हैं, साम्य अवस्था में ये डोरियां थीटा एंगल बना, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी दे रखा है। अब इनको एक द्रव में रख दिया जाता है। अब इनको एक वो घनत्व वाले द्रव में रखने पर साम्य अवस्था में कोण समान रहता है, मतलब कोण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लेते हैं पहले ये 30 डिग्री था, तो अभी भी ये कोण 30 डिग्री है। अब की बार आपने इसको द्रव में रख दिया, द्रव का घनत्व रो है और अभी भी कोण समान है। आपको द्रव का परावैद्युतांक ज्ञात करना है। ये वाला डायग्राम वायु में था और ये वाला डायग्राम द्रव में। एक बात देखिए, सबसे पहले आप बल बनाए, ठीक है? तो बल बना, इस पर एक लगेगा वेट W, एक लगेगा रस्सी के अनुदिश तनाव, एक आपका Q को प्रतिकर्षित करेगा विद्युत बल F। ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी थीटा, ये घटक B cos थीटा, ये घटक T sin थीटा। चल सेम यहाँ पर बात करते हैं। इस पर एक लगेगा वेट, लेकिन सर सेम नहीं लगेगा, द्रव में भार का मान, उत्प्लावन बल घट जाएगा।
ये बात भी आपको पता है, जब भी किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं सर उसका भार कम हो जाता है, आभासी भार रहता है W माइनस यू। W क्या है वास्तविक भार, U क्या है उत्प्लावन बल। सर विद्युत बल Q को प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन बल क्या समान लगेगा? नहीं सर, मैंने कहा था माध्यम में बल का मान K गुना घट जाता है। K क्या है? पराविद्युता। तो अब विद्युत बल लगा F डैश बराबर F अपॉन K, तनाव T डैश मान लेते हैं। फिर वही बात, ये कोण थीटा, ये T डैश कॉस थीटा और ये आपका T डैश साइन थीटा। साम्यावस्था की बात हो रही है, T कॉस थीटा W के बराबर T साइन थीटा F के बराबर, दोनों का डिवाइड करा, टेन थीटा बराबर F अपॉन W, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार यहाँ पर T डैश कॉस थीटा बराबर W माइनस यू, T डैश साइन थीटा बराबर F डैश मतलब F अपॉन K। यहाँ से दोनों का डिवाइड करा, टेन थीटा बराबर F अपॉन K W माइनस यू, दोनों का भाग लगा देते हैं या सेम इक्वेट कर दो, दोनों बराबर हैं, तो F अपॉन K W माइनस यू बराबर F अपॉन W, कट गया, K का मान आ गया W अपॉन W माइनस यू। W भार है, भार का मतलब mg, m का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब आयतन इंटू घनत्व, घनत्व सिग्मा है, आयतन को v मान लेते हैं mg। अच्छा, उत्प्लावन बल द्रव द्वारा विस्थापित किए गए वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार को क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव का भार, तो वस्तु कितना द्रव विस्थापित करेगा? जितना उसका आयतन है, तो आयतन तो वही है v, लेकिन द्रव का घनत्व रो है, ये Vg से Vg कट गया, ये फॉर्मूला बन गया सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डिराइव नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपकी बुक के अंदर भी एक क्वेश्चन है जहां पर आपको सिग्मा का मान दे रखा है 1.6, रो का मान दे रखा है 0.8। सेम क्वेश्चन है, बस बोल दिया द्रव का पराविद्युतांक बताइए, बस मान रखना है आपको। तो मान रखा आपने सिग्मा की जगह 1.6 माइनस 0.8 के बराबर 2। बोलो आई नहीं है बात समझ। तो ये मैंने आपको बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के करवाए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। और आप इन क्वेश्चनों को फेयर कॉपी में लिखिए, नोट्स भी आपको चाहिए तो मिलेंगे, और आप प्लीज़ इनको लिखकर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मॉड्यूल से या अदर रिसोर्सेज से आप इनके क्वेश्चन ट्राई कीजिए ताकि टॉपिक ख़राब ना हो। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फोर्स कंप्लीट किया है, अगली क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।